हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। मैं विनीता वर्मा आप लोगों का स्वागत करती हूँ आपके चैनल पर। आइए आज हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी जो 10 क्वेश्चन की सीरीज थी उसको स्टार्ट करते हैं। और जो है इसकी मैंने जो भी ये 10 क्वेश्चन की जो टॉपिक वाइज मैंने क्लासें बनाई हैं, इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी है। उसमें जो है अपनी सारी वीडियो अपलोड कर दी है। आपको जो है एक लाइन से जो है देखने को मिलेंगी। आप प्लेलिस्ट खोल करके सारी जो है ऑल वीडियोस इकट्ठे देख सकती हैं। चाहे तो उसका रिवीजन जो है वीडियो के माध्यम से या फिर कहीं नोट्स बना लीजिए। जो है उसको प्लेलिस्ट आप डाउनलोड कर लीजिए और उसको जो है देखिए। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से और बीपीएससी परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि सिलेबस तो लगभग वही ही रहता ही है, इसलिए वो आपको प्रत्येक परीक्षा में जो भी होम साइंस से रिलेटेड है उसकी हर परीक्षा के लिए जो है ये काम देंगी। आर्ट परीक्षा के लिए भी है, क्योंकि क्वेश्चन सब लगभग वही है, उसकी सिर्फ फ्रेमिंग जो है बदल दी जाती है। बस इसलिए आप इस जो हमारे साथ जुड़िए और डेली रिवाइज करते रहिए। चलिए देखते हैं। हम अपना पहला टॉपिक है हेल्थ साइंस का। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चर्म रोग दूर करने में सहायक है। तो चर्म रोग, जैसे कि अभी यही प्रश्न है, तो इसमें जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है सल्फर। तो यही क्वेश्चन आपका बन जाएगा, चर्म रोग दूर करने में सहायक है सल्फर, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फर। लेकिन जो है ना आपका टाइम वेस्ट हो और ना हमारा, तो ये जो है वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन है। तो चर्म रोग दूर करने में, क्योंकि पानी में देखिए सल जो है बहुत प्रकार के जो भूमिगत जल होता है, मिनरल जो हमारा आरओ का होगा उसमें नहीं होगा, जो भूमिगत जल होगा उसमें सल्फर की मात्रा रहती है, जो अनेक प्रकार के हमारे चर्म रोग दूर करने में सहायक होता है। फिर इसके बाद देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है, जल तथा भोजन किस जीव के कारण संक्रमित होते हैं। वैसे तो अनेकों प्रकार से, लेकिन एक मुख्य जो है किससे संक्रमित होते हैं, तो ये हो जाएगा मक्खी। मक्खी से हमारे जल व भोजन प्रमुखतया संक्रमित होते हैं, जिससे जो है अनेक प्रकार की संक्रमित बीमारियां भी या संक्रामक रोग कह सकते हैं हो जाते हैं। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, अच्छे स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण है, या हम कह सकते हैं अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कौन सी बातें महत्वपूर्ण है। तो अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में हमारी अच्छी आदतें सर्वप्रथम महत्वपूर्ण है। और अच्छी आदतों में हम कह सकते हैं नियमित व्यायाम, घर की सफाई, शरीर की सफाई, इस तरह से जब, लेकिन सब चीजों में सबसे सटीक अगर है तो अच्छी आदतें। जब अच्छी आदतें अपने अंदर हम डेवलप कर लेंगे तो हमारे अच्छे जो है महत्वपूर्ण स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, अशुद्ध जल से फैलने वाला रोग है। तो अशुद्ध जल से हमारा क्या फैलने वाला रोग है, हैजा या कॉलरा भी कह सकते हैं, यह अशुद्ध जल से फैलने। और लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, अगर मान लीजिए हैजा ऑप्शन में नहीं है, मान लीजिए कहीं जो है मक्खी, मच्छर इस तरह से दिया हुआ कोई कीट, तो उसमें फिर आपका आंसर हो जाएगा मक्खियों के द्वारा फैलने वाला। और जो है दूषित जल वाला ऑप्शन, अगर तो दूषित जल से फैलने वाला है जो है ये प्रमुख रोग है। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, घरेलू स्तर पर जल शुद्ध करने की विधि है। तो घरेलू स्तर पर हम जो है सबसे आसान तरीके से जल शुद्ध करेंगे, कैसे, उबाल करके हम घरेलू स्तर पर जल शुद्ध कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, लाल दवा का रासायनिक नाम। लाल दवा जो कुएं में डाली जाती है जल को शुद्ध करने के लिए, तो पोटेशियम परमैंगनेट, KMnHO4 इसका रासायनिक सूत्र है। ये लाल दवा का रासायनिक नाम है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, डायरिया किस मौसम में अधिक फैलता है। तो डायरिया हमारा वर्षा ऋतु में अधिक फैलता है, क्योंकि वर्षा ऋतु में तरह तरह की भी जो है कीटाणु बैक्टीरिया सब फैल जाते हैं, तो जिससे अपच हो जाती है और इस प्रकार से उल्टी दस्त होने लगते हैं और डायरिया का रूप ले लेता है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, तपेदिक रोग। तपेदिक को क्षय रोग भी कहते हैं, तो क्षय रोग या टीबी भी कह सकते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, तो इसकी रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, चेचक स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज की। तो किसने की, चेचक कह सकते हैं, बड़ी माता कह सकते हैं, स्मॉल पॉक्स कह सकते हैं, इसकी टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, खसरा रोग के वायरस का नाम या विषाणु। जो खसरा रोग है उसके विषाणु का क्या नाम है, तो डर्मोटॉपिक वायरस इसके विषाणु का
नाम है। इसी के साथ ये एक हमारी जो है टॉपिक ये कंप्लीट होता है। आइए हम अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है ह्यूमन फिजियोलॉजी। फिर देखिए इसका पहला प्रश्न है रक्त है, तो रक्त हमारा क्या है? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है और ये उत्तक और रक्त ये सारे हमारे ह्यूमन और देखिए हमने ये जो प्रश्न बनाए हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो भी हमारा सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक टू टॉपिक हमने प्रश्न बनाए। जो भी टॉपिक जैसे आप देख लीजिएगा सिलेबस में तो रक्त, फिर ऐच्छिक पेशियां, पेशियों के बारे में, हृदय और इसी तरह से जैसे जितनी भी टॉपिक हैं उन टॉपिक से ही प्रश्न हमने बनाए हैं। तो रक्त हमारा क्या है? सरल संयोजी उत्तक है। फिर उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है हाथ व पैर की पेशियां हैं। तो हाथ व पैर की पेशियां कौन सी? हमारी ऐच्छिक पेशियां हैं। और अनैच्छिक पेशी में हमारा हो सकता है जैसे हमारी जो अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, जो हमारा हृदय है, फेफड़े हैं, ये सब जो है पेशियां हैं हमारी अनैच्छिक पेशियों में आती हैं। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है मांसपेशियों में प्रोटीन व जल का प्रतिशत या जल मांसपेशियों में प्रोटीन व जल का कितनी मात्रा होती है प्रतिशत में? तो 25% प्रोटीन होती है व 75% जल होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है नवजात शिशु में नाड़ी गति की प्रति मिनट होती है। तो नवजात शिशु में नाड़ी गति प्रति मिनट कितनी होती है? तो 150 से 175 बार और यही जो है वयस्क मनुष्य में 70 से 72 बार या 75 भी कह सकते हैं। कभी-कभी लिखा रहता है और वैसे तो 70 से 72 बार जो है नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है। फिर इसके बाद आइए हम देखते हैं अगला प्रश्न सिराओं में प्रवाहित होता है। तो सिराओं में हमारे कौन सा प्रवाहित होता है? तो वो अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और यहीं पर लेकिन एक अपवाद है जो फुसफुस सिरा है उसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। इसी तरह से धमनी में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो धमनी में शुद्ध रक्त। देखिए एक सीरियल देख लीजिए कि सिराओं में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त और फुसफुस शिरा में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। फिर इसके साथ ही अगला देखिए चर्वणक दांतों की हमारी संख्या कितनी है? तो ये चर्वणक दांतों की संख्या हमारी 12 है, 6 ऊपर व 6 नीचे जबड़े, दोनों जबड़ों को मिलाकर हमारे दांतों की संख्या चर्वणक दांतों की संख्या क्या हो गई? 12 हो गई। ठीक है। फिर इसके बाद देखिए अगला प्रश्न तिल्ली को कहते हैं। तो तिल्ली को क्या कहते हैं? प्लीहा कहते हैं। और इसी प्लीहा में हमारा अगला प्रश्न आरबीसी यानी कि जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं हैं उनका विनाश प्लीहा में होता है या हम कह सकते हैं कि वो डैमेज हो जाती हैं क्योंकि इनका दिन शायद इनका दिन जो है जीवित रहने का 120 लगभग दिन है और ये इसी प्लीहा में धीरे धीरे डैमेज हो जाती है और अस्थिमज्जा भी कह सकते हैं, अस्थिमज्जा में भी इनका विनाश होता है, प्लीहा इनका विनाश हो जाता है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है मानव शरीर में कुल पेशियां हैं। तो मानव शरीर में हमारे जो है कुल 600 पेशियां हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न आत्मघाती थैली कहते हैं। तो ये जो है देखिए ये कोशिका टॉपिक से आपका क्वेश्चन उठा है। तो आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है? तो ये लाइसोसोम को कहा जाता है। इसी के साथ ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोडियम प्राप्ति। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन साइंस। इसमें हमने न्यूट्रिशन साइंस से प्रश्न लिए हैं। तो ये जो है हमारा जो पहला प्रश्न देखिए न्यूट्रिशन साइंस का। आज हमने अधिकतर मिनरल्स से क्वेश्चन उठाए, मतलब थोड़ा आज आपको अलग जो हमारी पहले होती थी जो है थ्योरी की क्लास उसमें से या हमारी प्रैक्टिस सेट में उसमें से ये प्रश्न नहीं अलग प्रश्न है। पहला प्रश्न है हमारा सोडियम प्राप्ति के स्रोत हैं। तो सोडियम प्राप्ति का स्रोत को क्या है? तो ये जो है नमक से हमको प्राप्त होता है, लेकिन नमक से जितनी आवश्यकता हमको है, जितनी रिक्वायरमेंट हमको चाहे है, उसका 40% हमको नमक से मिलता है और अगला जो 60% है वो हमें समुद्री घास हो गया, मछली और तरह-तरह के जो कीड़े होते हैं कह सकते हैं, उसके अलावा जो लहसुन, प्याज, हरी पत्तेदार जो सब्जियाँ हम खाते हैं, उसमें हमको सोडियम की प्राप्ति होती है। और ये खनिज लवण हमारे हम कह सकते जैसे कि सोडियम खनिज लवण है, तो ये जो खनिज लवण हमारे मिनरल्स कह सकते हैं, ये हमारे बहुत ही कम मात्रा में हमको चाहिए लेकिन ये आवश्यक बहुत रूप से होते हैं। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है हाइपोनेट्रीमिया स्थिति है। तो हाइपोनेट्रीमिया कौन सी स्थिति है? तो ये हमारी जो है सोडियम की कह सकते हैं कि कमी से हाइपोनेट्रीमिया की स्थिति बनती है। इसमें क्या होता है द्रव्य की मात्रा भी असंतुलित हो जाती है
और कोशिका द्रव्य यहाँ ना रहकर मस्तिष्क में चला जाता है। तो फिर हमें जो है हाइपरनेट्रीमिया देखने को मिलता है। और ये जो हाइपरनेट्रीमिया है ये भी 2 प्रकार का होता है। और इसके लिए अगर हाइपरनेट्रीमिया है तो जो है इसके लिए हमको हमारे लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है मीठा सोडा। मीठा सोडा इसका अच्छा स्रोत है। और हाइपो से जो है इसकी कमी के लिए जाना जाता है, सोडियम की कमी से हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलता है। और ये 2 प्रकार का होता है। फिर इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। तो थायराइड ग्रंथि से हमारा निकलने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ये हमारा जो है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हमारा थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन सी व ए। ये विटामिन ए और सी किसके अवशोषण में सहायक हैं? तो ये हमारे लोहे के अवशोषण में सहायक हैं। ये हम कैसे लोहा जो अवशोषण में विटामिन ए व सी जो है सहायता करता है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, एक प्रौढ़ व्यक्ति को लोहे की कितनी जो है आवश्यकता होती है? तो एक प्रौढ़ व्यक्ति को जो है लोहे की आवश्यकता, या कह सकते हैं उसके शरीर में लगभग 4% लोहे की मात्रा रहती है। फिर इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात। तो मानव शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात है 1:2। ये जो है मानव शरीर में कैल्शियम का और फास्फोरस का अनुपात है। जो है ये लेकिन अलग-अलग होता है। बच्चों में 1:1 आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि 1:1, और प्रौढ़ों में कैल्शियम और फास्फोरस का जो है अनुपात 1:2 देखने को मिलेगा। फास्फोरस की कमी से जो है बहुत प्रकार की बीमारियाँ जैसे भूख न लगना, अनिद्रा, हड्डी में समस्याएँ हो जाती हैं। और इसके स्रोत क्या हैं? तो अनाज है। फास्फोरस के स्रोत है अनाज, हरी सब्जियाँ, दूध, मछली, फल के छिलके, खासकर विशेष तौर पर फल के छिलके। अनाज में फाइटिक एसिड होता है तो ये पूर्ण अवशोषित नहीं हो पाता है। और फास्फोरस का जो हमारे अवशोषण है ये हमारी छोटी आंत में होता है, और इसका संग्रह हड्डियों व दांतों में होता है। फास्फोरस का, कैल्शियम का तो आप जानते ही थे लगभग, इसलिए हमने फास्फोरस के बारे में बता दिया कि इसका अवशोषण छोटी आंत में होता है और ये इसका संग्रह 80% तक की लगभग हड्डी व दांतों में होता है। फिर है खनिज लवण की संख्या भी, अभी हमने आपको बताया है कि खनिज लवण की संख्या 24 है, और 24 जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। जैसे कि प्रोटीन में अमीनो एसिड्स 20 होते हैं, तो 10 एसेंशियल या कह सकते हैं आवश्यक और 10 अनावश्यक होते हैं। परंतु इसमें ये जो 24 हमारे माइक्रो जो है खनिज लवण है, या हम कह सकते हैं मिनरल्स हैं, ये क्या है? आवश्यक है। इनको माइक्रो एलिमेंट्स में हम गिन सकते हैं, या इनकी जो है हमको बहुत कम आवश्यकता होती, लेकिन ये जो है बहुत ही आवश्यक होते हैं। देखिए हमारे शरीर में कुल जो 100% खनिज लवण है उसका विभाजन कैसे है? तो 96% के लगभग कार्बोहाइड्रेट में है, और 4% खनिज लवण में, 1% खनिज लवण का 1% फास्फोरस है, 2% कैल्शियम है, और 1% में लगभग अन्य जो है शेष जितना भी होता है उसमें 1% इसका विभाजन रहता है। हमारे शरीर में 96% भार प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व वसा का होता है, 4% खनिज लवण होता है। मतलब कि देखिए कितना कम इसकी आवश्यकता होती है, लेकिन महत्वपूर्ण बहुत ही ज़्यादा है कि पूरा शरीर में 96% जो है उसका भार कह सकते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा व जल का है। सिर्फ 4% आवश्यकता होती है खनिज लवण की, जिसमें से 2% कैल्शियम, 1% फास्फोरस व 1% में जितने भी अन्य हमारे मिनरल्स हैं उनकी आवश्यकता होती है। फिर इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, फोटोफोबिया रोग किससे संबंधित है? तो ये फोटोफोबिया रोग हमारा आँखों से ही संबंधित है, और ये विटामिन ए की कमी से होता है। और जैसे कि रतौंधी होता है, आपने पढ़ लिया रतौंधी, और ये प्रमुख लक्षण है विटामिन ए की कमी का। लेकिन फोटोफोबिया हमने इसलिए नया डाला है कि ना मान लीजिए आप लोगों ने पढ़ा हो तो ये भी जान लीजिए कि फोटोफोबिया भी एक आँख से संबंधित बीमारी है, विटामिन ए की कमी से होता है। देखिए विटामिन ए की कमी से हम एक्सप्लेन किए दे रहे हैं, आप लोग वीडियो को चाहे स्पीड कम करके देख लीजिएगा। ये
बार-बार देख लीजिए। ये रेटिनॉल या विटामिन ए से जो है संक्रमित रोधी है और ये विटामिन ए प्रोविटामिन हमारा है। इसका आप चाहे सीरियल में देख लीजिए कि सबसे पहले इसका प्रमुख लक्षण रतौंधी होता है, अंधेरे में दिखाई ना देना। फिर इसके बाद होता है जीरोफ्लैथेमिया का, इसमें क्या होता है कार्निया की श्लेष्मी झिल्ली सूख जाती है। फिर अगला हमारा मतलब ये लक्षण धीरे-धीरे करके गंभीरता का रूप ले लेते हैं। फिर तीसरा लक्षण हमारा हो जाता है बायटॉट स्पॉट, जिसमें भूरे सफेद धब्बे हमारी कार्निया पर छोटे-छोटे, और धब्बों का आकार कैसा होता है तो वो तिकोना होता है। फिर इसके बाद हमारा अगला लक्षण है फोटोफोबिया। तो इसलिए हमने क्रम बता दिया कि मान लीजिए पूछ सकते हैं फोटोफोबिया, ये नेट में भी ऐसा प्रश्न आपको सीक्वेंस लगाने को मिल जाएगा, ये कह सकते हैं सुमेल करने का कि जीरोफ्रेथीमिया, बायटॉट, फोटोफोबिया, बायटॉट स्पॉट, तो ये जो है इनका सीरियल, तो हम सीरियल से ही बता रहे हैं। तो चौथे नंबर पे फोटोफोबिया था। इसमें क्या होता है हीलोफोबिया इसको कहते हैं। इसमें असहज महसूस होती है, जो लाइट हमें बहुत तेज प्रकाश हमको असहजता महसूस होता है। फिर इसके बाद अगला है 5वें नंबर पर जीरोसिस कंजाक्टिवा। इसमें झुर्रीदार हो जाती है, झुर्रीदार जो है लगने लगता है हमको। फिर इसके बाद है कार्निया जीरोसिस, जिसमें आँख की नमी सूख जाती है और आँसू नहीं निकलते हैं। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि आँख की ऐसी कौन-सी स्थिति हो जाती है जिसमें आँसू नहीं निकलते हैं? तो ये कार्निया जीरोसिस। फिर है करोटेमलेशिया, श्लेष्मिक झिल्ली टूट जाती है वक़्त। अब देखिए धीरे-धीरे उसमें था जीरोफ्लेथेमिया में दूसरे नंबर पे श्लेष्मिक झिल्ली सूखती थी। फिर 7वें नंबर पर जब करोटोमलेशिया की स्थिति आती है तो इसमें झिल्ली टूटने के बाद ही घाव हो जाता है आँख में। फिर इसके बाद अगली स्थिति है ग्लूकोमा की, रोस्ट कंडीशन को ग्लूकोमा कहते हैं। फिर अगली जो है आखिरी है कार्नियल स्कोर, अस्थियों उपास्थियों में कार्टिलेज में विनाश होने लगता है। ये जो है आपका सीरियल से विटामिन ए की कमी के रोग हमने बता दिए। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है ब्यूटी विटामिन कौन सा है? फिर हमारा अगला प्रश्न है ब्यूटी विटामिन है। तो ब्यूटी विटामिन हमारा विटामिन ई आता है। ये जो है ब्यूटी विटामिन कह सकते हैं इसको, या सुंदरता का विटामिन भी कह सकते हैं। ये फ्री रेडिकल्स होते हैं, तो इससे जो है जो हमारी त्वचा चिकनी धब्बेदार बनती है, धब्बेदार मुक्त हो जाती है, इसलिए इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है प्रोविटामिन है। तो विटामिन ए व डी को प्रोविटामिन कहते हैं। प्रोविटामिन किसे कहते हैं? उन विटामिन को प्रोविटामिन कहते हैं जिनको हम सीधे फॉर्म में ना लेकर के जो है खाते किसी दूसरे रूप में है, वह उसके बाद वो जा करके अंदर अपने असली फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे विटामिन ए को हम रेटिनॉल के रूप में ग्रहण करते हैं, फिर उसके बाद वो यकृत में जाकर के अवशोषण होता है और वो विटामिन ए में बदल जाता है। फिर इस तरह से हमारा ये न्यूट्रिशन साइंस का टॉपिक कंप्लीट हुआ। फिर आइए देखते हैं हम अपना अगला टॉपिक है हमारा टेक्सटाइल का। देखिए टेक्सटाइल में सबसे पहला प्रश्न हमारा है सर्वप्रथम आर्द्र कताई से निर्माण हुआ। तो सर्वप्रथम आर्द्र कताई से किसका निर्माण हुआ? तो रेयान का निर्माण हुआ। और ये कृत्रिम रेशा तो है ही, लेकिन इसके साथ-साथ ही ये अ, इसमें कुछ जो है प्राकृतिक चीज़ें भी, जैसे कि 50% तक की कृत्रिम और 50% तक का सेल्युलोज मिक्स रेशा है हमारा।
तो ये जो है सर्वप्रथम आर्द्र कताई से निर्माण हुआ था इसका। फिर तो जो है ये आर्द्र कताई से सर्वप्रथम रेयान तैयार हुआ था और मानव निर्मित पहला सेलुलोजिक रेशा है रेयान। और जो है इसे 19वीं शताब्दी का चमत्कार माना गया है। इसे आर्टिफिशियल सिल्क भी माना गया है। और किस लिए? क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा चमक होती है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल सिल्क माना गया है। रेयान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सूर्य की किरणों का परावर्तन, क्योंकि इतनी ज्यादा चमक होती है। ये प्राकृतिक रेशम के समान ही चिकने व मुलायम होते हैं। रेयान का जो है रेयान की या फादर ऑफ रेयान हम किसको कहते हैं? तो काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट, ये जो है 1884 में इन्होंने रेयान की खोज की थी। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, आजकल रेयान का निर्माण होता है। तो आजकल विस्कस विधि के द्वारा ही रेयान का निर्माण होता है, क्योंकि जो है और ये विस्कस विधि इसमें अवशोषण क्षमता होती है। 1892 में क्रॉस वीवन मॉडल ने इसकी खोज की थी। इसमें क्या होता है? बांस का गूदा और रुई की पट्टियां इस तरीके से, और इसके साथ ही अमोनिया हाइड्रोक्साइड की जो है क्षारीय सेल्यूलोज, इस प्रकार से को 3-4 दिन तक एक नियंत्रित ताप दाब पर रखते हैं। इसके साथ ही कार्बन डाइसल्फाइड मिलाइट एक्सटोनेट सेलुलोज से बनता है। फिर कास्टिक सोडा में इसको क्या करते हैं? मिला लेते हैं। फिर हल्के घोल का निर्माण करने के लिए गाढ़ा सोडा मिलाते हैं। फिर स्पिरिट से इसको गुजार देते हैं और ये जो है रेशा तैयार हो जाता है। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, रेयान की खोज हुई थी। तो रेयान की खोज 17वीं शताब्दी में हुई थी और 19वीं शताब्दी भी आपको मिल जाएगा देखने को। 19वीं शताब्दी का चमत्कार भी इसको कहते हैं। तो वो आपके ऑप्शन के अनुसार, क्योंकि अलग-अलग किताबों में अलग-अलग दिया हुआ है। फिर इसके बाद लेकिन जो है 19वीं शताब्दी का चमत्कार इसको माना गया है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, जादुई रेशे की संज्ञा दी गई है। तो नायलॉन को जादुई रेशे की संज्ञा दी गई है। नायलॉन हमारा एक कृत्रिम रेशा है, वैज्ञानिक चमत्कार कह सकते हैं। रासायनिक रेशा है, संश्लेषित रेशे, कृत्रिम रेशे, ताप सुनम्य रेशा इसको कहते हैं। मतलब अन्य नामों से इसके क्या है? संश्लेषित रेशा। और नायलॉन को संश्लेषित रेशा, कृत्रिम रेशा, ताप सुनम्य रेशा भी कहते हैं इसके नाम। और मैजिक फाइबर या जादुई रेशा भी इसको कहते हैं। जीवन सुनम्य रेशा भी कहते हैं। इसकी खोज अमेरिका में हुई थी। 20वीं शताब्दी की यह अनुपम देन है। और डॉक्टर बैलेस एच कैरोथर्स जो कि एक रसायन शास्त्री थे, इन्होंने इसकी खोज की थी। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, नायलॉन का सर्वप्रथम खोज कहाँ हुई? तो जो है ये जो डॉक्टर बैलेस एच कैरोथर्स हैं, ये अमेरिका के थे, इसलिए सर्वप्रथम इसकी खोज अमेरिका में हुई। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, डेकरान के रेशे हैं। तो डेकरान के रेशे हमारे ताप के सुचालक रेशे कहलाते हैं। फिर इसके बाद एक प्रश्न है, आरलान है। तो आरलान हमारा क्या है? तो ये आरलान हमारा एक्रिलिक रेशा कहलाता है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, ढाका के मलमल का निर्माण होता है। तो ढाका के मलमल का निर्माण
कपास के रेशे से होता है, या कह सकते हैं सूती रेशे से या कपास के रेशे से ढाका का मलमल का निर्माण होता है। और इससे बनी या ढाका के मलमल से बनी हुई साड़ियाँ क्या कहलाती हैं? तो वो जामदानी कहलाती हैं। और ये प्रश्न 2021 टीजीटी में आया हुआ प्रश्न है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, कृप्स का पौधा होता है, कपास का पौधा, ये कृप्स जो है ये टाइपिंग थोड़ा गलत हो गया है। कपास का हमारा पौधा होता है, तो ये हमारा 1 वर्षीय पौधा होता है कपास। और ये इसमें 90% तक की लगभग-लगभग सेलुलोज़ पाया जाता है, इसलिए इसको सेलुलोज़िक रेशा भी कहते हैं। और कपास का रासायनिक नाम गोपेसियम भी है। फिर इसके बाद आइए हमारा जो है आखिरी प्रश्न है इस टॉपिक का, स्थायी परिसज्जा की जाती है। तो स्थायी परिसज्जा हम लिनन के वस्त्रों पे, सूती वस्त्रों पे, विस्कस वस्त्रों पे आदि और भी अन्य वस्त्र हैं जिन पर हम स्थायी परिसज्जा करते हैं। फिर इसके बाद ये टॉपिक भी हमारा खत्म होता है। इसके बाद आइए हम लास्ट टॉपिक अपना आज का देखते हैं, होम मैनेजमेंट का। फिर जो है देखिए, होम मैनेजमेंट का हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, पोज़ का संबंध है। तो पोज़ का संबंध हमारा तो पोज़ का संबंध हमारा है मैकी से, यानी कि पोज़ ये मैकी ने बताया है। और पोज़ में पी का अर्थ है हमारा प्लानिंग, फिर ओ का अर्थ है ऑर्डर, फिर एस का अर्थ है कौशल। प्लानिंग का मतलब योजना, ऑर्डर मतलब क्रमबद्ध तरीके से किसी कार्य को करना, फिर एस का मतलब है स्किल या कौशल, फिर ई का मतलब है हमारी एफिशिएंसी, या कह सकते हैं कि हमारी जितनी भी क्षमता है, ये चीज़। तो इसको बताया है मैकी महोदय ने। फिर हमारा अगला प्रश्न है, संवातन का प्रकार है। तो संवातन जो हमारा हवा का आवागमन है, तो संवातन हमारे 2 प्रकार होते हैं। एक होता है कृत्रिम संवातन, अगला है प्राकृतिक संवातन। तो देखिए, कृत्रिम संवातन में आ जाएगा हमारा निर्वात, लिनन, मिक्सिंग, ये जो अनेक प्रकार की जो कृत्रिम चीज़ें हैं। और प्राकृतिक में आ जाएगा चूषण या दबाव होता है, फिर ताप नियंत्रण, विसरण, वायु क्रिया। इस प्रकार से हमारा 2 प्रकार समातन होगा। चूषण में क्या होता है, गर्म वायु दाब के कारण ये हवा बाहर निकलना और ठंडी हवा प्रवेश करना, क्योंकि जो है अशुद्ध हवा हल्की हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, और वह ऊपर जो है उठने लगती है। तो चूषण में क्या होगा कि जो है जो अशुद्ध वायु होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, वो हल्की होने के कारण ऊपर उठ जाती है और बाहर निकल जाती है ठंडी हवा, जो कि ऑक्सीजन, वो जो है भारी होती है और वो नीचे बैठ जाती है। तो यही जो है क्रिया चूषण संवातन कहलाती है। ताप नियंत्रण में क्या होता है, गर्म अशुद्ध वायु हल्की होकर ऊपर उठती है और ठंडी जो है प्रवेश करती है। इस तरह से ताप पर हम नियंत्रण पा लेते हैं। इस प्रकार से संवातन के 2 प्रकार हैं और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, ईंट का लाल रंग होता है। ये भवन निर्माण से टॉपिक से प्रश्न उठा है। तो ईंट का निर्माण सॉरी ईंट का लाल रंग लो ऑक्साइड के कारण होता है। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम। तो ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम हमारा 2006 में आया। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, टोकोबाना का संबंध है। तो टोकोबाना का संबंध हमारा जापानी पुष्प सज्जा से है। टोकोबाना का संबंध जापानी पुष्प सज्जा से है। और ये पुष्प सज्जा 6वीं शताब्दी में शुरुआत हुई थी। चीन में बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और ये जापान में बौद्ध जो है धर्म के प्रचार प्रसार के द्वारा ही इसकी खोज हुई थी। 6वीं शताब्दी से ही इसका प्रचलन वहाँ चीन में होता रहा है।
और ये जो जापानी पुष्प सज्जा है, इसमें अ, हमारे बहुत से टॉपिक जैसे रिका, शोका, मोरिबाना, नाजीरे, ये भी पुष्प सज्जाएँ हमारी हैं। और फिर जापान में जो 3 रेखाओं के द्वारा सज्जा होती है, 3 रेखाएँ हमारी पुष्प सज्जा में कौन-सी हैं? शिन्सो, हाइकी। और 2021 टीजीटी प्रश्न आया भी था, शायद शिन का रहा है। शिन क्या रिप्रेजेंट करता है या शो? तो देखिए जापानी पुष्प सज्जा में 3 रेखाओं के द्वारा जो सजावट की जाती है, उसमें शो अगला प्रश्न भी है देखिए, शो प्रदर्शित करता है, तो ये मानव जाति को प्रदर्शित करता है और इसमें 45 डिग्री का कोण बनता है। और जो है इसमें सिन है तो सिन यह स्वर्ग को रिप्रेजेंट करता है और ये 100 10 अंश का कोण बनाता है। और हाइकी हाइकी यह पृथ्वी को प्रदर्शित करता है और ये जो सिन है ये स्वर्ग की ओर, तो ये 10 नंबर का कोण बनाने के साथ ही सो इसके बाद हाइकी या पृथ्वी को प्रदर्शित करता है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है 45 डिग्री, सो मानव जात को रिप्रेजेंट करता है और ये 45 डिग्री का कोण बनाता है। और सिन स्वर्ग को और हाइकी पृथ्वी को रिप्रेजेंट करता है। फिर देखिए इसके बाद अगला प्रश्न है, बच्चों के कमरे में कौन सा रंग पेंट करवाना चाहिए या किस कैसा रंग करवाना चाहिए? तो वहां पर चटक रंगों का प्रयोग करना चाहिए। वहीं इसके साथ ही वयस्कों में या वृद्ध लोगों में हल्के रंग, हल्के आसमानी हो गए या हल्के हरे, जो हल्के रंग होते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। फिर देखिए अगला प्रश्न है, ड्रेपरी क्या है? तो ड्रेपरी जो पर्दे होते हैं हमारे, आजकल डिजाइनर पर्दे आते हैं, तो पर्दे के ऊपर से जो दूसरा कपड़ा लगा दिया जाता है, जो उस पर डिजाइन की जाती है या झालर के रूप में जो प्रयोग किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो इसको जो है ड्रेपरी कहते हैं। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, आदर्श रसोई घर है। तो आदर्श रसोई घर हमारा कौन सा है? तो ये यू आकार का है। आदर्श रसोई घर यू आकार का हमारा है। फिर इसके बाद ही, और वैसे तो जो है एल आकार, वी आकार, और आजकल तो चलन में ज्यादा है एक लाइन में खुले ओपन किचन, वन लाइन में जो है सीधी एक रेखा में बनते हैं। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है इसी के साथ, पाथवे चार्ट दिया किसने? श्रीमती गिलबर्थ ने जो है क्या दिया है? तो जो है गिल तो श्रीमती गिलवर्थ ने पाथवे चार्ट दिया है और इसमें पिन और धागे का प्रयोग करते हैं। कृत्रिम किचन का प्रयोग किया जाता है, लकड़ी के तख्त पर प्रयोग करते हैं। हम जितना चल रहे होते हैं उतना धागा उस तख्त पर लगता जाता है। उसके बाद उस धागे को खोलकर हम उसकी लंबाई नाप लेते हैं। इस तरह से ये हमारा चार्ट तैयार हो जाता है। और इस जो है ये पेन पेंसिल वाले में आता है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि कार की जो एक ये पेन पेंसिल तकनीक है और एक ये औपचारिक तकनीक है। तो पेन पेंसिल में या जो है कह सकते हैं हमारा प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, मल्टीमन चार्ट व पाथवे चार्ट आता है। और इसके बाद जो हमारा औपचारिक है उसमें हमारा माइक्रोमोशन, साइक्लोग्राफ, मेमोमोशन व स्टॉप वॉच, ये हमारे 4 आते हैं। प्रयोगशाला विधि में कह सकते हैं या औपचारिक विधि में, इसके लिए हमें प्रयोगशाला इसको हम घर में नहीं नाप सकते। और जो घरेलू विधि है उसमें हम जो पेन पेंसिल विधि कह सकते हैं, उसमें हम इन चीज़ों को घर में बना सकते हैं। प्रोसेस चार्ट हो गया, ऑपरेशन चार्ट हो गया, मल्टीमन चार्ट हो गया,
इसमें क्या होता है हम इसको नाप सकते हैं। फिर जो है थैंक थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमको ज़रूर बताइएगा कि हमारा आज का सेशन कैसा लगा।